हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, स्पेशली सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको पेश किया जा रहा है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो दोस्तों, मानसिक आयु का प्रत्यय बिने और साइमन ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था और उसके ठीक 3 साल बाद यानी कि 1908 में मेंटल एज कंसेप्ट यानी कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। अगला सवाल यह कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है। यानी कि अगर हमारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं होती है या फिर हमारी ख्वाहिशें पूरी होने में रुकावट होती है तो हमें कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, वो सामवेगिक तनाव जो ज़रूरतें पूरी न होने पे पैदा हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं कुंठा। अगला सवाल यह है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। सबसे पहले विस्मृति क्या होती है ये जान लेते हैं। इसका दूसरा नाम विस्मरण, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को याद रखने में हम असफल रहते हैं तो उसको विस्मृति कहते हैं। आसान ज़बान में कहें तो भूलने को हम लोग स्मृति कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फॉरगेटिंग कहा जाता है। तो विस्मृति आप कम कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है सीखने में कमी करके। जी नहीं दोस्तों, आप सीखने में कमी करेंगे तो इससे मतलब ये नहीं है कि आपका भूलना कम हो जाएगा। दूसरा है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि। जी नहीं दोस्तों, ये भी सही नहीं है विस्मृति कम करने के लिए। अगर आप सीखने में गलत विधि अपनाएंगे तो आप ज़रूर भूलेंगे, इससे आपका विस्मृति कम नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको विस्मृति कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पाठ की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ याद रखने के लिए आप उसे बार बार दोहराइए। जब आप बार बार उसे रिपीट करेंगे तो आपको वो भूलेगा नहीं। यानी कि विस्मृति कम करने का जो उपाय है वो पाठ की पुनरावृत्ति है। अगला सवाल है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? सबसे पहले गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या होता है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण, होल, जिसको हम लोग कहते हैं सब का सब। तो दोस्तों, गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि समस्या को अगर हमें हल करना है, यानी कि बच्चे को अगर हमें अधिगम प्राप्त करवाना है तो हमें सबसे पहले समस्या को पूर्ण रूप से बच्चे के सामने प्रस्तुत करना ज़रूरी है। यानी कि गेस्टाल्टवादियों का मानना यह है कि अधिगम के लिए प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है, समस्या का बच्चे के सामने होना आवश्यक है। गेस्टाल्टवाद की स्थापना कहाँ कब हुई, किसने की, ये हम जान लेते हैं। तो सन 1912 ईस्वी में। कब? सन 1912 ईस्वी में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की स्थापना हुई। ठीक इसी समय व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में। तो 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की स्थापना हुई। किसके द्वारा? मैक्स वर्दीमर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दीमर ने ही रखी और इनके 2 सहयोगी थे, कर्ट कोफका और अल्फगैंग कोहलर। अल्फगैंग कोहलर को ही सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक बनमानुष पे, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया था और ये निष्कर्ष निकाला था कि बच्चों को समस्या हल करने के लिए समस्या का पूर्ण रूप से उनके सामने होना ज़रूरी है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिकों में कौन कौन है, तो आपको मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोफका और अल्फगैंग कोहलर ये याद होना चाहिए। और आपसे पूछा जाए कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो आप गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक भी बता सकते हैं और कोहलर का नाम भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोलबर्ग का सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है। इन्होंने बच्चों में कैसे कैसे नैतिकता बढ़ती है उससे संबंधित इन्होंने
एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम नैतिक विकास का सिद्धांत था। इन्होंने 3 प्रमुख स्टेजेस बताए थे और सबके 2-2 सब स्टेजेस बताए थे। जैसे उन्होंने पहला जो स्टेज बताया नैतिक विकास का, वो प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर बताया। दूसरा जो इन्होंने बताया वो था रूढ़िगत नैतिकता स्तर, और तीसरा स्तर इन्होंने बताया उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। और सबकी इन्होंने 2-2 उप अवस्थाएं भी बताई थी, यानी कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर की जो 2 उप अवस्थाएं थी वो थी पहली आज्ञा और दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। और दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई रूढ़िगत नैतिकता स्तर, उसमें भी इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और तीसरी जो इन्होंने अवस्था बताई थी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उसमें भी इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई। पहली जो इन्होंने बताई सामाजिक समझौते की अवस्था, और दूसरी इसकी जो उप अवस्था थी तीसरी स्तर की, वो थी विवेक की अवस्था। तो यहाँ पे आपने नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को भी जान लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सबसे पहले सीखने का नियम किसने दिया ये जान लेते हैं। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सीखने के मुख्य नियम और गौड़ नियम दिए। सीखने के जो मुख्य नियम थे उनकी संख्या 3 थी और गौड़ नियम की संख्या 5 थी। सीखने के जो मुख्य नियम थे कौन कौन से? तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था और अभ्यास का नियम। प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो सीखने का मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, तनाव का नियम ये सीखने का नियम नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे, इन्होंने क्या किया था? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था। इनके जो सिद्धांत है उसका नाम ही है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी बच्चों की, 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली जो इन्होंने बताई संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 साल यानी कि 24 महीने। उसके बाद उन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 साल थी। उसके बाद इन्होंने संक्रियात्मक अवस्था बताई, जो कि 7 से 11 साल तक। और उसके बाद उन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई, जो कि 12 से लेकर के वयस्क होने तक थी। तो इन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई थी मुख्य रूप से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। सीखने का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत सन 1904 में नोबेल प्राइज विजेता, कौन थे नोबेल प्राइज विजेता? पावलोव, I.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव ने सन 1904 में इस प्रयोग को किया था। इन्होंने एक भूखे कुत्ते को लिया, उसके लार ग्रंथियों का ऑपरेशन किया, उसे प्रयोग करने वाली एक मेज पर बांध दिया और उसके सामने 2 उद्दीपक रखे। कृत्रिम उद्दीपक में उन्होंने घंटी बजाई और स्वाभाविक उद्दीपक में उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा। कुत्ता धीरे धीरे भोजन और घंटी दोनों से अनुकूलित हो गया। कई दिन तक यही प्रोसेस दोहराने के बाद पावलोव ने कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई और स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि प्राकृतिक उद्दीपक जो खाना था उसको हटा लिया। तो क्या देखा? सिर्फ जब कुत्ते के सामने घंटी भी बजाई गई तो कुत्ते के मुंह से उतनी ही मात्रा में लार टपकी जितना कि वो खाना देख के टपकाता था। इस प्रकार उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार दोहराते हैं तो वो वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है।